नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आसाम से लेकर बिहार तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर उबाल आ रहा है। एनडीए के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। बगावत की खबरें आ रही हैं। लोग गुस्से में हैं कि ये बाहर से ला ला के नेता भारतीय जनता पार्टी में स्थापित कर दिए गए हैं और बाद में ये पाला बदल ले रहे हैं। बिहार में जिस तरह नीतीश का सिंहासन डोल रहा है, जिस तरह एनडीए के अंदर बगावत हो रही है, उसने शाह साहब को, मोदी जी को परेशान कर दिया है कि एनडीए की ये बगावत रोके तो रोके कैसे। केपी मलिक जी के संग डिस्कशन कर रहा हूं आजकल। केपी मलिक जी ने कहा है कि सुना गया है, सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अब देश के गृह मंत्री बनना चाहते हैं। तो अमित शाह क्या पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? खेल क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो विभाजन की लाइन दिख रही है, ये कहां तक रुकेगी? बहुत शानदार राजनीतिक परिचर्चा है केपी मलिक जी के साथ। दिल थाम के सुनिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं केपी मलिक जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। जी बिहार में धन्यवाद। तो आपके जितने सपने थे सब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, हमारे चाणक्य साहब, अमित शाह साहब भी नहीं संभाल पा रहे। मोदी जी का सपना कि हम बड़े ताकतवर हैं, एनडीए में नीतीश को खत्म कर देंगे, सब हमारे काबू में आ जाएंगे। कहाँ नारे लगते थे अब की बार नीतीश कुमार। बिहार में बिहार है, नीतीश कुमार है। नारा बदला गया अब की बार एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार में फिर जूतम पैजाज शुरू हो गई। हालांकि विपक्ष की भी मैं कमजोरी मानता हूं। जितनी ताकत से इतनी कमजोर एनडीए को हराया जा सकता है, विपक्ष भी थोड़ा सा थका हुआ सा लग रहा है अभी। मैं तारीफ नहीं करूंगा, तेजस्वी अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को भी और पहल करनी चाहिए। कांग्रेस को पूरी जान लगानी चाहिए। लेकिन एनडीए की जो हालत पतली हुई है बिहार में, जो जूतों में दाल बट रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बिहार में वोट चोरी का इतना मुद्दा बड़ा बन गया। वोट चोरी आसान नहीं है और ये बात भी सब जानते हैं कि अगर बिहार गया तो फिर गई मोदी जी की कुर्सी भी। बीच का रास्ता नहीं है। आपका क्या मानना है इस पूरे घटनाक्रम पे मलिक साहब? देखिए संजय जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक टेम्पो बनाया था बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पे, वो टेम्पो अभी थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज की डेट में राहुल गांधी बिहार में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कोई खबरें उनकी नहीं आ रही है। बताया जाता है कि वो विदेश में है। अखिलेश यादव भी यूपी में आ गए हैं, उनको आजम खान से मुलाकात करनी है और वो भी बिहार की धरती पे दिखाई नहीं दे रहे। जबकि होना ये चाहिए था, विपक्ष को एकजुट होकर एनडीए के ऊपर दबाव बनाना चाहिए था, क्योंकि एनडीए में खुद ही लड़ाई हो रही है बहुत भयंकर। और आपको, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं, कि वोट सीटों का जो बंटवारा है, जो सीटों का बंटवारा है, उस पे कहीं न कहीं एनडीए में बड़ा घमासान होगा। जिस प्रकार से मोदी जी के हनुमान बार-बार कहते हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ, मोदी जी जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे। अंत में मोदी जी को ही एक समाधान देना पड़ा कि भई आपको एक राज्यसभा देते हैं, आपका एक एमएलसी बना देंगे, आपको राज्यसभा भेज देंगे, एक और ये कर देंगे, 4-5 फ़ॉर्मूले उनको दे दिए। उसके बावजूद चिराग पासवान 40-45 से 36 तक पहुँचे हैं और खबर ये है कि 35 की लिस्ट उन्होंने भाजपा को दे दी है कि ये हम बहुत जल्दी जारी करने जा रहे हैं। यानी कि वो 35 से नीचे किसी कीमत पे नहीं आना चाहते, जबकि भारतीय जनता पार्टी 15 से 22 पे पहुंच गई है और 22 सीटें उनको देने को तैयार है। इसके अलावा जो दूसरे हैं, जो वहां पे जीतन राम मांझी हैं, वो उनकी तो लगातार रट चल रही है कि भाई हमें 15 चाहिए, पार्टी का बचाव करना है, तो इससे कम हमारा क्या होगा। तो भाजपा ने उनको 7 सीटें ऑफर की है, तो वो कह रहे हैं हम 7 का भी लेके क्या करें। अब बोल तो कुछ नहीं रहे, कह रहे हैं जैसे मोदी जी हमारे उस्ताद हैं, मोदी जी हमारे गुरुजी हैं, लेकिन पेच वो भी टाइट कर रहे हैं, पीछे से चुपचाप तो बैठ नहीं रहे वो। उधर उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं, वो कह रहे हैं हमें भी 25 सीटें चाहिए। तो वहां पे घमासान एनडीए में कहीं ना कहीं मचा हुआ है और उस घमासान को देखते हुए पहले चाणक्य पहुंचे थे, फिर चाणक्य वापस आ गए। उन्होंने 2 अपने बड़े जो क्रांतिकारी हैं उनको भेजा, धर्मेंद्र प्रधान और आपके उत्तर प्रदेश से आने वाले डिप्टी सीएम जो बहुत बड़े नेता हैं मौर्य जी, वो पहुंचे हुए हैं। तो उनके कब्जे में भी चिराग पासवान आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब कमान बताते हैं कि मोदी जी ने अपने हाथ में ले ली है। अब हर जगह अगर रथ का पहिया मोदी जी को ही उठाना पड़ेगा, तो ये चाणक्य और ये जो है कौटिल्य और ये दूसरे जितने लोग हैं, ये कहाँ काम आएंगे? इनका क्या फायदा है अगर सब जगह जो है अभिमन्यु को ही लड़ना है?
तो इस तरह से बिहार में इतनी कमजोर स्थिति में आज एनडीए है, उसके बावजूद अकेले जो है सारी चीजों से लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के लिए ये अच्छा है कि आज की खबर ताजा उनके लिए ये अच्छी है कि एक कद्दावर सांसद के बेटे 3 लोगों के साथ आरजेडी ज्वाइन करने पहुंचे हैं, जो जेडीयू में बहुत मजबूत स्थिति में थे। उनका जाना एक ऐसा संकेत है आरजेडी के लिए कि उसमें मजबूती थोड़ी आती हुई दिखाई दे रही है और जेडीयू कमजोर होता पड़ रहा है। और अभी तो टिकटों का बंटवारा हुआ नहीं है। अभी जेडीयू हो, चाहे आपका एनडीए हो, चाहे एनडीए के दूसरे दल हो, जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, जिन जिनको टिकट नहीं मिलेगा, उनका सबका रुख जो है तेजस्वी के यहाँ हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, उठापटक चल रही है और इसी बीच खबरें ये आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों की टिकट मांगने के लिए तेजस्वी के यहाँ लाइन लगी हुई है। लेकिन मेरा मानना यह है कि विपक्ष जिस प्रकार से थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है और एनडीए कमजोर है, विपक्ष को अपनी आवाज, अपना साम दाम दंड भेद और अपनी सारी चीजें बढ़ा के वहीं पर डेरा डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम साम दाम दंड भेद कर रही है। तमाम दूसरे राज्यों के कई नेताओं को वहां पे डेरा डालने के लिए बोल दिया गया है। उपेंद्र, ये आपके मौर्य जी जिस प्रकार से वहां पे हैं पिछले 5 दिनों से, धर्मेंद्र प्रधान वहां 5 दिनों से हैं, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश बिहार में कर रही है। जबकि इसके उलट जब हम देखते हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं वो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, उनको बिहार का रुख करना चाहिए। अकेले तेजस्वी को छोड़ना, अकेले लालू परिवार को छोड़ना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने, एक खुले शेर के सामने एक हिरन को छोड़ने वाली बात जैसा लगता है। क्योंकि आपको देखना होगा कि इनके पास सब ताम झाम दंडभेद होते हैं। मेरे को तो मेरे एक सूत्र ने बताया है कि कुछ पुराना फॉर्मूला भी जो है चाणक्य चल रहे हैं कि कुछ फोटो वोटो खींच के कि भैया आपकी फाइल तेजस्वी जी दोबारा खुलने की कोशिश हो रही है, थोड़ा फाइल पे विचार करिए। अभी वो जो फॉर्मूला है उसको भी चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा फॉर्मूला कब तक चलेगा? क्या इस समय में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? क्योंकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लालू का पूरा परिवार एक हिसाब से दागी है और उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए, उलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब वो कितने दबाव में आते हैं ये तो उन्हीं को देखना होगा, क्योंकि मायावती जी तो दबाव में आ गई हैं। क्या लालू जी दबाव में आएंगे कि नहीं आएंगे? हालांकि हम जानते हैं कि लालू जी दबाव में नहीं आते हैं और जेल का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहता है। तो ऐसे में मजबूत स्थिति में आज लालू परिवार दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शाम दाम दंड भेद के सामने किस प्रकार से उस लड़ाई को जीतेगा ये तो समय ही बताएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है केपी मलिक साहब, आसान रास्ता नहीं है, लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि नीतीश कुमार को इस चुनाव में किनारे करने की बीजेपी रणनीति बना रही है। नारा उनके नाम के, अब सरकार में मुख्यमंत्री वो चेहरा होंगे, ऐसा कोई कहता नहीं है। बात नीतीश कुमार को भी समझ में आ रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफाई के साथ जितना व्यक्ति का राजनीतिक इस्तेमाल होता है उतना करती है, और फिर बाद में जैसे दूध में मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, वैसी किनारे भी कर देती है भारतीय जनता पार्टी। तो इन स्थितियों में नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? अब तो हालांकि दिन बचा नहीं है, लेकिन जब नतीजे आ जाएंगे और कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि आसान नहीं है इस बार चुनाव। उनकी पार्टी के विधायक छोड़ के जा रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है कि लोगों का भरोसा टूट गया है। लोगों को लग रहा है कि इस बार इतना आसान नहीं है चुनाव। तो नीतीश कुमार ने क्या प्लान बी बना रखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं तो एक बार फिर तेजस्वी के साथ कुछ दांव आजमाया जाए? ऐसा लगता है आपको, या ये कल्पना है केवल? संजय, देखिए आज के दौर में अगर आप नीतीश कुमार जी को देखते हैं तो नीतीश कुमार जी सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं या एक कवायद कर रहे हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए, उनका अस्तित्व मुझे बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि आज 4 कद्दावर नेता आरजेडी में ज्वाइन किए हैं उनकी पार्टी के टूट के, और उनकी पार्टी से जाने का सिलसिला लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगले कुछ दिनों में। दूसरी बात यह, नीतीश कुमार मान चुके हैं कि उनके हाथों से पार्टी और सरकार दोनों खिसक चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उद्धव ठाकरे बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक अस्तित्व महाराष्ट्र में था, उनकी एक लेगेसी थी ठाकरे साहब की।
इसलिए थोड़ा-सा वो बच गए, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर कोई नहीं है, नीतीश कुमार की लेगेसी खुद की है, वो जाती रहेगी तो नीतीश कुमार खत्म हो जाएँगे। हालाँकि नीतीश कुमार हाथ-पैर मारने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नीतीश कुमार से ज़्यादा जो एक माहौल बनाए हुए हैं, वहाँ पीके ने एक माहौल बनाया हुआ है और पीके ने बोलना शुरू कर दिया कि या तो हमारी 10 आएँगी और या हमारी 150 आएँगी। उन्होंने एक वर्ड दिया है, उन्होंने एक वर्ड दिया लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ होता है कि भाई मेरे ऊपर अगर लोगों ने फेथ कर लिया, मेरे ऊपर लोगों ने अगर विश्वास कर लिया, तो मैं 150 ले आऊँगा और नहीं तो मेरी 10 आ ही रही हैं। तो अगर उनकी 10 भी आती हैं कल को या 3 भी आती हैं तो वो तो कह देंगे कि हमारी तो 10 से कम आ रही है, हमने तो पहले ही कह दिया था। तो वो जिस प्रकार से एक मोर्चा बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से एंटरटेनमेंट तमाम गोदी मीडिया का वो कर रहे हैं, उससे एक माहौल कम से कम वहाँ उन्होंने बनाया हुआ है। और उन्होंने इस इलेक्शन को अगड़ा और पिछड़े का इलेक्शन बना दिया है। आज जितने भी युवा उनके साथ हैं, वो अगड़ी जाति के युवा हैं। इस तरह की खबरें वहाँ से आ रही हैं। हमारे जितने पत्रकार मित्र हैं, दूसरे संपर्क हैं, जिनसे भी बात होती है उनका कहना ये है कि पीके की टीम में जितने भी लोग हैं या जितने लोग उनके साथ जुड़े हैं वो युवाओं की फौज है और बेरोजगार युवा हैं अगड़ी जातियों के। तो वहाँ चुनाव एक हिसाब से अगड़ा और पिछड़ा हो गया है। तो पिछड़ा प्लस मुसलमान होते ही वहाँ पे बाजी पलट जाएगी। एनडीए के सिर में दर्द इस बात को लेके है कि इसको कैसे रोका जाए। जिस पीके को उन्होंने अपना सारथी बना के वहाँ भेजा था, अपना एक टूल बना के वहाँ भेजा था, वो उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। वो भस्मासुर बन चुका है, वो उन्हीं को नुकसान पहुँचा रहा है और अब वो रुकने को तैयार नहीं है। जैसे आप देखें कि किसी रोबोट का बटन दब गया हो और वो बटन बंद ही नहीं कर पा रहे, वो रोबोट घूमे जा रहा है, नुकसान कर रहा है। हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा है। तो वो स्थिति बिहार में पीके की हो गई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए की स्थिति बहुत बढ़िया बिहार में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी आप कहें, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत अच्छा चेहरा, लोकल चेहरा भी भुनाने के लिए नहीं है। वहाँ पे जिस प्रकार से पहले मोदी जी चुनाव लड़ते थे, स्थानीय नेता थे और कुछ न कुछ वो उठापटक करते रहते थे। आज वो मोदी जी भी वहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंगल पांडे हों, चाहे आपके दूसरे जो नेता हैं, चाहे वो संग्राम सिंह हो, चाहे वो तमाम जो भी इनके नेता हैं, सब दागी नेता हैं, उनके ऊपर जनता उस तरह से फेथ नहीं कर रही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्लस में जा रहा है वो ये है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से 10-10 हज़ार रुपए बाँटे हैं, वो बड़ा प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिए है। क्योंकि आप महाराष्ट्र देखें, आप मध्य प्रदेश देखें, आप बाकी जगहों में देखें जहाँ ढाई-ढाई हज़ार रुपए बाँटने में एक माहौल बन गया था। बिहार में 10 हज़ार रुपए बाँटने का मतलब ये है कि एक परिवार में अगर 3 महिलाएँ भी हैं, 4 महिलाएँ भी हैं, तो 40 हज़ार रुपया एक मुश्त आपके परिवार में आता है। तो बिहार में 40 हज़ार रुपए की रकम आना एक बहुत बड़ी बात है। उससे कहीं न कहीं आप कुछ महिलाओं को प्रभावित अवश्य कर लेंगे, लेकिन इससे सफलता कितनी मिलेगी? क्योंकि ये भी माना जाता है कि गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के लोग एक साथ मिलके वोट देते हैं। आज भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि महिला अकेली चाह के वोट डाल दे और अपनी पसंद से वो वोट दे दे जाके। परिवार में बात होती है, जो परिवार का मुखिया तय करता है, उसी को वोट दी जाती है। लेकिन फिर भी हम ये बात कह के इग्नोर नहीं कर सकते कि एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने सोचते हुए लिया है कि जिस प्रकार वहाँ पे कई करोड़ों रुपए बाँटे गए हैं, उसका कहीं न कहीं कुछ फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा। जी। पीके की बात आपने की, पीके तो मजेदार काम करते हैं कि पार्लियामेंट चुनाव से पहले कह रहे थे कि अब की बार 400 पार और मैं सर्वे लगा करना छोड़ दूंगा, मैं राजनीति में पता नहीं क्या क्या डायलॉग बोल रहे थे बहुत। सारे चैनलों पर जाके कह रहे थे कि मोदी जी को 400 से पार आएंगी। तो लोगों ने चर्चा शुरू करी कि पीके की कंपनी ने पैसा बहुत कमा रखा है। एक ईडी का नोटिस गया या ईडी से कहलवाया गया और पीके सीधे हो गए। तो पीके ये जो भारतीय जनता पार्टी की ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी का मोहरा एक इमेज बनी हुई थी, जैसे ओवैसी हैं या कोई और है, लोग आरोप लगाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती हैं। ऐसे लोग कहते हैं बीजेपी के लिए पीके हैं। लेकिन अब मलिक साहब जैसा आप कह रहे हैं वैसा बिहार में और लोग भी कह रहे हैं कि दांव तो बीजेपी ने सही चला था पीके के रूप में। इस तरह के डमी कैंडिडेट खड़े करती रही है बीजेपी। लेकिन चांस की बात है कि ऊंची जाति के वोट जो है वो पीके की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, चाहे बातों से चाहे पैसे के दम पर। लेकिन पीके बड़ा बौखला रहे हैं। एनडीडीबी के सुमित अवस्थी से बड़ी बहस हो गई है उनकी। और मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं पीके का मानसिक संतुलन इतना क्यों गड़बड़ा रहा है, ऐसी कौन सी चीज है पीके को परेशान कर रही है
क्या लगता है आपको पीके इतना परेशान क्यों है? संजय जी, अगर आप देखें, प्रशांत किशोर को कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि जिस प्रकार से माहौल दिल्ली में केजरीवाल का बन गया था, शायद उसी तरह से उनका माहौल बिहार में बन गया है। और ये चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी हों, ये सब धराशायी हो जाएँगे और पीके सरकार बना लेंगे। कहीं न कहीं इस प्रकार की गलतफ़हमी उनको हो गई है। लेकिन यहाँ बात ये आती है, सवाल ये उठता है कि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा, जब किसी ने सवाल पूछा कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है चुनाव में खर्च करने के लिए? तो उन्होंने बताया कि लोग उनको चंदा दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, उनकी कंपनी है, वो काम करते हैं, प्रोफेशनल हैं और उनको प्रोफेशनल चार्जेज़ में 11 करोड़ रुपए किसी ऐसी कंपनी ने दे दिए, जो अभी तक बिहार पहुँची भी नहीं है और खाली उनकी एडवाइस के 11 करोड़ रुपए दे दिए हैं। यहाँ तो कोई 11 रुपए नहीं देता, बिहार में कोई 1100 रुपए नहीं देता है। उनको 11 करोड़ रुपए दे दिए हैं और उसका कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियाँ हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तोते वाली, वो प्रशांत के घर का रास्ता भूल गई हैं। अगर यही चीज़ कोई दूसरा नेता कह देता, उसके घर पे लाइनें लग जाती सेंट्रल एजेंसियों की, तो ये पीके के घर पे क्यों नहीं जा रही है? ये भी बहुत बड़ा सवाल बिहार के लोग उठा रहे हैं। अगर यही चीज़ किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो जाए, कांग्रेस के किसी नेता के साथ हो जाए, विपक्ष के किसी नेता के साथ हो जाए, तो ईडी, सीबीआई पता ढूँढ लेती है। पीके का पता अभी तक क्यों नहीं लग पा रहा है? क्या पीके किसी वैन में जो वैनिटी वैन में चलते हैं वो, क्या उसी में सो जाते हैं? या उन्होंने कोई घर नहीं लिया है? क्यों नहीं पकड़ पा रही है सीबीआई, ईडी उनको? तो ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल है और भारतीय जनता पार्टी का कोई शानी नहीं है चुनाव जीतने में संजय जी। आप बिहार देखिए, आप उससे पहले हरियाणा देखिए, आप उससे पहले महाराष्ट्र देखिए, जहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हमसे दिल्ली से जुड़ा हुआ हरियाणा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमें कहते थे कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही हरियाणा में। हरियाणा में स्वीप कर रही है कांग्रेस और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जा रही है। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी क्या-क्या करती है, वो उनके लोगों को नहीं पता होता है। तो भारतीय जनता पार्टी पीके को भेज के क्या करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे क्या षड्यंत्र वहाँ पे कर रही है, ये किसी को नहीं पता है। अब इसीलिए मैं आपको पहले भी कहा कि सवाल विपक्ष पे उठता है, जो विपक्ष के नेता थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तमाम लोग हों, अगर वो एक माहौल बनाना चाहते थे बिहार में और वो एक माहौल बना के बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, तो ये कहीं न कहीं वो एक गलत अंदाज़ी में है और गलतफ़हमी में बैठ गए हैं कि उनको लग रहा है कि जनता उनके पक्ष में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी हैं, उन्होंने तो पासा आखिरी दिन फेंका है। उन्होंने तो आपको याद होगा कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमीशन की और सुबह 11 बजे ही धनराशि रिलीज़ की है। वो किसानों को पैसा दे रहे हैं, वो मज़दूरों को पैसा दे रहे हैं, वो महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। तो एक मुश्त वो इतना पैसा आपके घर में दे रहे हैं कि कोई भी प्रभावित हुए बिना रहेगा ही नहीं। गरीब आदमी हैं लोग, गरीब आदमी को एक मुश्त पैसा मिलता है और वो स्वाभिमानी होता है जो पैसा लेता है। उसको लगता है हमें सरकार ने दिया है और सरकार में तो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ने दिया है तो उनका कर्ज कहीं न कहीं चुकाना पड़ेगा। और आपको याद होगा मोदी जी ने तो एक रैली में कहा था कि भई हमने आपको देखिए इतना पैसा दिया, आप हमें याद रखिए और ये कर्ज तो हमारा चुकाना ही पड़ेगा आपको। तो कई लोग कर्ज चुकाने के चक्कर में भी उनको वोट दे देते हैं। तो इसको आप कैसे रोकेंगे? इसको कैसे उस मतदाता को आप समझाएँगे? ये तो विपक्ष का काम है और विपक्ष तो अभी टिकट बँटवारे में लगा हुआ है। कब तक टिकट बँटेंगे? कब तक आपके उम्मीदवार आएँगे? कितना समय आपको मिलेगा? आप सोचिए कि 1 महीने से भी कम समय है, पहला जो मतदान होगा। आज कितने दिन रह गए 1 महीने से कम में उसमें आप जो है उम्मीदवार को टिकट देंगे। उम्मीदवार को खुद ही नहीं पता है कि मेरी कौन-सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मुझे क्या करना है। तो क्या इतने कम समय में वो अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम लेगा? क्या वो लोगों से बात कर लेगा? क्या वो मतदाता को प्रभावित कर लेगा? क्या उसको विपक्ष की खामियाँ या सत्ता पक्ष की खामियाँ उजागर कर पाएगा? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ये षड्यंत्र है, इससे विपक्ष को निपटना इतना आसान नहीं है। तो एक माहौल बनाने की आवश्यकता है, सड़क पे विपक्ष उतरे और माहौल बनाए, तब तो आप भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं अथवा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाना बहुत टेढ़ी खीर मुझे नज़र आता है। जी। देखिए, केपी मलिक साहब, आपने हरियाणा की बात की, महाराष्ट्र की बात की, तब तक तो लोगों को पता नहीं था कि सारा खेल वोटर लिस्ट का है। एक एक वोटर हरियाणा में भी वोट डाला है, महाराष्ट्र में भी डाला है, बंगलौर में भी आज डाल रहा है।
लेकिन बिहार में ये पोल खुल गई, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गूंजने लगे। तो अब तो ये तैयार है, बिहार में बड़े जागरूक लोग हैं, लठ लेके खड़े होंगे। लठ का मतलब ये है कि अपनी जवान का लठ लेके खड़े होंगे कि आगे संजय शर्मा, पीछे संजय शर्मा, ये है भी संजय शर्मा या नहीं है, कौन फर्जी नाम है, कौन फर्जी पता है। तो बिहार में अगर ये जागरूकता आ गई कि एक भी फर्जी वोट डलने नहीं दिया और एक भी वोट कटने नहीं दिया, तो फिर एक चेतना विकसित हो सकती है, पार्टी को, बीजेपी को बहुत परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, एक बड़ी दुविधा से बीजेपी जूझ रही है। जैसे तेजस्वी यादव के पक्ष में बड़ी बढ़िया बात हुई कि बहुत बड़े नेता नीतीश कुमार के छोड़ के 3-3 और चले गए तेजस्वी के साथ में। उधर पार्टी के अंदर, संघ के अंदर एक बेचैनी है कि ये जो बाहर से आयातित किए गए हैं नेता, जो पहले जिनको बीजेपी भ्रष्ट बताती थी, करप्ट बताती थी, बेईमान बताती थी, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ रहे हैं, धुल के साफ हो जा रहे हैं, सफेद हो जा रहे हैं, जैसी मेरी कभी सफेद पहन रखी है, और फिर बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। लेकिन अब अंदर बगावत हो रही है, बीजेपी के नेता बगावत कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। हमने जिंदगी भर दरी बिछाई बीजेपी के लिए, बाहर से कांग्रेस का भ्रष्ट नेता आ रहा है, हमारे यहाँ स्थापित हो जा रहा है। जैसे असम के मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी ने कितना हल्ला मचाया था कि सबसे बड़े भ्रष्ट है देश के और ये है वो, लेकिन विश्वकर्मा जी इधर शामिल हुए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब असम में भी बगावत शुरू हो गई है। ये जो पार्टी के आयतित करके लाए गए हैं नेता, नितिन गडकरी ने बयान दिया कि मेरे खिलाफ पेड कैंपेन हुई, जो आयतित नेता है उन्होंने कराई, उनके संरक्षण से ही, उनके सहयोग से हुई। तो ये जो बाहर से ला के पार्टी के अंदर नेता स्थापित करने का गुजरात लॉबी का षड्यंत्र था, वो पार्टी के अंदर भी बेचैनी पैदा कर रहा है। क्या लगता है आपको, ये बेचैनी अगर बढ़ गई तो मोदी और शाह साहब के लिए परेशानी हो सकती है? देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं। मैं तो लगातार आपके चैनल पे भी कहता हूं, मैं तो लगातार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संघ की या पुरानी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति में है। और मैं तो पहले आपको 3 दर्जन कहता था, मैं तो पिछले प्रोग्राम में 4 दर्जन आपको कहा है। और उसका ही एक उदाहरण आपको है कि राजेंद्र गोयल जो है आसाम के, वो अपने 17 साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बाहर आ गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का एक वैलिड और बड़ा कारण बताया है। उन्होंने ये कहा, और वो 4 बार के सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने ये कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी वो वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिस सिद्धांतवादी पार्टी को सोच के हम भारतीय जनता पार्टी में थे। हम उस भारतीय जनता पार्टी में थे जो अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी थी, जो वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी थी, जो एक सिद्धांतवादी पार्टी थी। हम उन सिद्धांतों के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने दिनों से जुड़े हुए थे। और पिछले 5 साल से जो हम नंगा नाच आसाम में देख रहे हैं, अब हमारा रहना दूभर हो गया है। और उन्होंने अपने 17 साथियों के साथ पार्टी छोड़ी है। आप ये सोचिए, जहां एक तरफ आसाम में चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में इतने पुराने लोगों का छोड़ना ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आसाम ही नहीं, देश में क्या है। दूसरा, आपने देखा कि सर्बानंद सोनोवाल को जब सीएम बनाया गया था, उनको किस तरह से बेइज्जत करके हटाया गया था। क्या सर्बानंद सोनोवाल हो या दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता वहां हैं आसाम में, उन पे क्या बीत रही होगी। भारतीय जनता पार्टी में हेमंत शर्मा जब गए थे कांग्रेस से, वो अकेले नहीं गए थे, वो अपने कुछ साथियों को लेके गए थे। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काबिज है, वो हेमंत शर्मा अपने साथियों के साथ काबिज हैं। उन्होंने जो पुराने लोग थे उनको किनारे कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, उन्होंने उनको पूरा आशीर्वाद दिया हुआ है। क्योंकि वो उनको दूसरे राज्यों में ले जाके भी प्रचार कराते हैं, वो थोड़ी हिंदी बोल लेते हैं, इसलिए उनका प्रयोग दूसरे राज्यों में भी किया जाता है। और बताया जाता है कि आसाम में हमारी इतनी अच्छी सरकार है, और आसाम में हमने तमाम घुसपैठियों को, तमाम जो है दूसरे धर्म के लोगों को बाहर कर दिया है। बहुत अच्छी सरकार हेमंत शर्मा चला रहे हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा भी वो करते हैं। और वो जिस प्रकार से भाषण देते हैं, वो तो आपने कई सारे भाषण उनके सुने हैं। तो इतने अच्छे क्रांतिकारी नेता को भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य लेके आए हैं, तो पार्टी की ये दुर्दशा होना तो तय है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से मैं लगातार कह रहा हूं, अभी तो ये एक शुरुआत है। ये मील का पत्थर साबित होगा बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, तो आवाजें जो अंदर से आ रही है, जो हम लगातार कह रहे हैं, जो घंटी बन चुकी है गले में, वो टन टनाटन बजेगी बहुत तेजी से। और इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। और अंत में मैं एक बड़ी खबर ये संजय जी आपको देना चाह रहा हूं कि हमारे जो सूत्र दिल्ली में आज बता रहे हैं कि इसी बीच में
डिमांड कर दी है चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्रालय की कि अब हमें गृह मंत्रालय चाहिए, पैसा तो हमने बहुत ले लिया है, अब गृह मंत्रालय पे मोदी जी विचार करें। दूसरी खबर ये है कि राजस्थान के तमाम मंत्रियों के इस्तीफे लिखवा के रख लिए गए। कभी भी आप बदलाव देख सकते हैं राजस्थान में और कभी भी आप बदलाव देख सकते हैं केंद्र में। अब चाणक्य जी ने ये कहा है कि अगर उनको गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ता है तो वो अपनी पुरानी कुर्सी पे जा सकते हैं। पुरानी कुर्सी क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी अगर नहीं मिलती है तो फिर वो गुजरात में सीएम की कुर्सी तलाश रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं दिल्ली में हैं, तो इसके मायने ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस ओर जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ जा रही है और ये जताता है कि आज मोदी जी चौतरफा घिरे हुए हैं। अब जो वो बाहर से घिरे हुए थे, चाहे वो ट्रंप का मामला हो, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे वो दूसरे देशों का मामला हो, चाहे वो रशिया का मामला हो, वो मामले सब गौण हो गए हैं। अब आप अंदर से अपनी पार्टी और अपने संगठन में ही घिर चुके हैं, तो यहां आप कैसे बचेंगे, अब ये देखना होगा। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, धमाकेदार खबरें आप बताते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना साथ दिया। थैंक यू सर। तो ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत सुनिए आपने, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।